चलो आज का टॉपिक टॉर्क। इसके पहले देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ाया था, चेक करो। सबका नोट्स कंप्लीट है? क्या क्या टॉपिक हुआ? सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। ठीक, दो दो कंडीशन बताया था। एक था एक्सियल लाइन का, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन का, और तीसरा एट एनी पॉइंट, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। आज हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। सिंपली एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ने बार मैग्नेट को प्लेस किया। साउथ पोल पे ऑलरेडी जानते हैं नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पे पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। तो फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा MB लगेगा, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा -MB लगेगा। दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर के एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, और ये दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड है, इसलिए हम इसको कपल कहते हैं। और मोमेंट ऑफ ए फोर्स जो कपल है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब यहां पर देखो, सिंपली यही लिखा है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड MB एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। So there is no translational motion of the magnet. सिंपल यहां पर फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगा वो आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पे जो फोर्स लगा -M इंटू बी। ये कहां से आया रिलेशन? प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा था, देखो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। फोर्स बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ μ0/4 पाई M1 M2 बाई d² हो गया। मैग्नेटिक फील्ड हो गया फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ μ0/4 पाई M/d² हो गया। इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच क्या रिलेशन आया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ, इसका मतलब फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स क्या बन गया? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो टोटल फोर्स क्या बना? नेट फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल और ड्यू टू साउथ पोल, दोनों का सम क्या आ गया? 0। क्लियर? अब यहां के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? टॉर्क फाइंड करेंगे। ठीक, तो क्या लिखा है? द फोर्सेस आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। लाइंस ऑफ एक्शन मतलब समझ में आया? यदि आप लाइन ज्वाइन करो नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ लाइन ज्वाइन करोगे, तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसके इस पार्ट को यदि हम ज्वाइन कर दे तो फोर्स का डायरेक्शन ये, और ये फोर्स का डायरेक्शन है। यदि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाए डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद भी एक दूसरे को कैंसिल तो करेगा, लेकिन ये दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड है, और इसी के कारण से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये डाइपोल को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट कराएगा।
और यही एक टर्निंग इफेक्ट देगा जिसके कारण से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए देखो क्या लिखा है, द फोर्सेस आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एंड हेंस कंस्टिट्यूट अ कपल। कपल और टॉर्क में डिफरेंस है। टॉर्क के लिए एक एक्सटर्नली अप्लाइड, दूसरा रिएक्शनरी, और कपल के लिए दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड। इसलिए दोनों का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। Hence the magnet will rotate and experience torque. अब टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर mb पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या माइनस mb पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा और ये लाइन एनके है, एंगल थीटा। तो एनके का वैल्यू क्या बन जाएगा, जो ही बताओ जल्दी से, क्विक। साउथ टू नॉर्थ क्या बना, ये डाइपोल लेंथ। अब ये थीटा के सामने ये क्या बना, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या लिखते हैं, कितना इजी है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो एनएस दे दो। अब एनके का वैल्यू क्या होगा, एनएस साइन थीटा। एनएस का वैल्यू क्या है, 12 साइन थीटा, इसलिए इसका वैल्यू क्या बन गया, 12 साइन थीटा। अब टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एमबी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, 2l साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, m इंटू 2l, b साइन थीटा। ये क्या बनेगा, m इंटू 2l, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एम बी साइन थीटा। टॉर्क का वैल्यू ये आ गया, एम क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो फाइनली इसको टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम क्रॉस बी। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मिनिमम कब, 0 और 180 डिग्री पर। अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, आर्यन टॉर्क का डायरेक्शन जल्दी से बता दो। नहीं पता, सब कहानी सुनने आता है। ये वाई वाई डैश, जेड डैश जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव जेड की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स की तरफ, आई कैप। यहां पर क्या, टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। के क्रॉस आई क्या बना, जे। अब विद नेगेटिव साइन माइनस जे कैप, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये हो गया। सिंपल है, आया समझ में। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, एक बार चेक कर ले हम लोग। यही रिलेशन आया था, एम बी साइन थीटा, ठीक है। एम क्रॉस बी, डायरेक्शन ही पता चल गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब यहां पर नेक्स्ट
आ जाओ वर्क डन, और इसी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक, एम बी माइनस एम बी, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये डाइपोल को मान लो एज्यूम कर रहे हैं कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दे रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from zero energy position to some standard position. जीरो एनर्जी से स्टैंडर्ड या सम डिजायर्ड पोजीशन तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को, तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना निकालेंगे, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डी थीटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क लिख देंगे टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला भाई, एम बी साइन थीटा डी थीटा। देन अमाउंट ऑफ वर्क क्या बन गया, एम बी साइन थीटा डी थीटा। रोटेट कराएंगे कहां से कहां, इनिशियल हम थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो ये एम बी हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 एम बी। माइनस साइन को रिमूव करने का तरीका क्या सिखाया, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या बन गया, ये थीटा 2 से थीटा 1 एम बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या बना, अमाउंट ऑफ वर्क बना। अब हमको जब पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा तो जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन कहां मिलेगा, जहां टॉर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री, सम डिजायर्ड पोजीशन थीटा 2 का वैल्यू थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम बी कॉस थीटा 1, तो क्या बन गया, ये कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो ये एम बी हो गया, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो यहां पर ये माइनस एम बी कॉस थीटा, तो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी के केस में आ जाओ, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो, बोलो क्या आएगा रिजल्ट, किस डायरेक्शन में डाइपोल जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालने पर क्या बनेगा, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको स्टेबल पोजीशन कहते हैं या स्टेबल इक्विलिब्रियम कह देंगे। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस 0 का वैल्यू 1। अब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री डाल दो, क्या बन जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल पोजीशन। तो थीटा 180 डिग्री, क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 का वैल्यू -1 एम बी आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा,
स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल टू अनस्टेबल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या बन गया एम बी, इनिशियल क्या बन गया माइनस एम बी, क्या बन जाएगा ये 2mb बन जाएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड यदि अनस्टेबल टू स्टेबल भी जाते हैं तो -2mb, लेकिन मैग्नीट्यूड के टर्म में 2mb ही रहेगा। क्लियर? ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। चल पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा। अब आ जाए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल। एक मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक डाइपोल को सस्पेंड कर दिया तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो थीटा है, इसका मतलब इसमें एंगुलर एसएचएम प्रोड्यूस होगा, और एंगुलर एसएचएम को हम लोग क्या इस फॉर्म में लिख करके ये टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है, ठीक। तो दो तरह का एसएचएम होता है, लीनियर एसएचएम होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्सटेंशन या जो भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x, और जब एंगुलर एसएचएम होता है तो माइनस सी थीटा यूज करते हैं, सी को टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एम बी साइन थीटा, यही टॉर्क इस निडल को रोटेट करा रहा, इसका मतलब यही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बना, और इसको रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम आई अल्फा के इक्वल कर देंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तब इस कंडीशन में टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी, और थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये एसएचएम है, यदि साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। एसएचएम के लिए साइन थीटा का वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए, रेडियन के फॉर्म में होना चाहिए। अब आई अल्फा हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या बन गया माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। इसको कंपेयर करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन होता है। इससे जब दोनों को कंपेयर किया तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया एम बी बाई आई का रूट, और ओमेगा क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो अंडर रूट एम बी बाई आई हो गया, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी बन जाएगा। आ गया समझ में? 100% क्लियर? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी, ये पार्ट हमारा डाइपोल का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना सीखेंगे, उसके टाइम पीरियड को कंपेयर से करना सीखेंगे, अननोन मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जस्ट ए मिनट।